सोचिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और सनलाइट ना हो तो क्या हमारी लाइफ पहले जैसी रह पाएगी? पंखे नहीं चलेंगे, गाड़ियां नहीं चलेंगी और यहाँ तक कि मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं होगा। यानी हमारी लाइफ एनर्जी के बिना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है? क्या सभी एनर्जी सोर्सेज सेम होते हैं? कौन से सोर्सेज फ्यूचर के लिए सेफ और एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं? In this one short lecture, we will understand sources of energy in a simple and exam-oriented way, perfect for all competitive exams. Let's get started. Natural sources यानी कि प्राकृतिक संसाधन, ऐसे sources जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, नेचर ने बनाए हैं, उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। जैसे सनलाइट, एयर, लैंड, रॉक्स, वाटर, ये सभी के सभी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता के आधार पर इन सभी रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्ट मीन्स होता है फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना, यानी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो चाहे कितना ही यूज करते जाओ वो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे सनलाइट, एयर, इनको जितना मर्जी आप यूज करते जाओ, करोड़ों सालों से इनको यूज किया जाता जा रहा है, लेकिन फिर भी ये खत्म नहीं हो रहे हैं, यानी कि इनको क्या बोला जा सकता है? इनएग्जॉस्टिबल, और इनको रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोला जाता है। वहीं पे ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, यानी कि एक बार उनको यूज किया तो वो खत्म हो जाते हैं और उनको दोबारा बनने में भी लाखों सालों का समय लग जाता है। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट तो चलो एक बार अगर खत्म भी हो गया तो 50-100 साल के अंदर डेवलप हो जाता है। वहीं पे जो मिनरल्स हैं, कॉल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, अगर ये एक बार खत्म हो गए तो इनको दोबारा बनने में लाखों सालों का समय लग जाएगा। जैसे इस टाइम हमारे पास कॉल के बहुत कम रिजर्व्स बचे हैं, अगले 200 से 250 सालों का ही कॉल रिजर्व बचा है। वहीं पेट्रोलियम की बात करें तो अगले 40-50 सालों में पूरी धरती का पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं और दोबारा बनने में उनको बहुत ज्यादा समय लगता है, उनको एग्जॉस्टिबल यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बोला जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ में तो ये रिसोर्सेज दोबारा कभी नहीं बन सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हुए सबसे पहले बात करेंगे एयर यानी हवा के बारे में। हवा यानी एटमॉस्फेयर, हमारी अर्थ के चारों ओर हवा की एक लेयर है, एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। हम बात करें हमारी अर्थ के चारों ओर कुछ किलोमीटर तक ये एयर का ब्लैंकेट यानी एटमॉस्फेयर बना हुआ है और सभी गैसेस मिलकर, सभी लेयर्स मिलकर ये एटमॉस्फेयर बनाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर के भी कई लेयर्स है, जैसे ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, एक्सोस्फियर है, ऐसे ही कई लेयर्स बनी हुई हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एयर की कंपोजिशन क्या है, यानी कि एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं और किस मात्रा में पाई जाती है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि एयर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो एयर के अंदर नाइट्रोजन, यानी कि जो 78% सभी गैसेस का, पूरे एटमॉस्फेयर का 78% नाइट्रोजन गैस है। मोस्ट अबंडेंट गैस, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस है। उसके अलावा ऑक्सीजन लगभग 21% है और बाकी 1% में बाकी सभी गैसेस आती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। और अगर बात कर ली जाए इन गैसेस के अलावा एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं और भी स्मोक के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन मेनली क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। एयर यानी हवा के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज, इतनी ज्यादा व्हीकल्स और इतने हाउस होल्ड एक्टिविटीज की वजह से एयर के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो चुका है, यानी कि हमने वायु प्रदूषण फैला दिया है। एयर की क्वालिटी का खराब हो जाना और एयर के अंदर कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस का मिक्स हो जाना एयर पॉल्यूशन कहलाता है। और जो सब्सटेंसेस, जो पदार्थ एयर की क्वालिटी को खराब करते हैं उनको एयर पॉल्यूटेंट्स बोला जाता है। एयर पॉल्यूटेंट्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, बहुत सारे स्प्रे की जाने वाली चीजें, स्मोक, पेंट्स, ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स हवा की क्वालिटी को खराब कर देते हैं, यानी कि वायु प्रदूषण फैला देते हैं। और ये सारे के सारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, हाउस होल्ड एक्टिविटीज से बनते हैं या निकलते हैं। इस एयर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारा हमारा जो है रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर सबसे ज्यादा अफेक्ट पड़ता है इस
एयर पॉल्यूशन का, और इसकी वजह से न्यूजिया, हेडेक और गिडीनेस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो यहीं से प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस प्रूफ होती है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक होती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है, यानी कि अगर आपके आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है भी तो भी आपको पता नहीं लगेगा और आप उसको इनहेल करते जाएंगे। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होना बंद हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक उस टाइम हो जाती है। तो वैसे ही बात करें अगर स्मोक के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्मोक यानी कि स्मोक और फॉग के मिलने से स्मोक बनता है। सर्दियों की शुरुआत में बहुत ज्यादा आपको धुंध दिखाई देती है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन वो फॉग नहीं होती, वो धुंध नहीं होती है। एक्चुअली उस टाइम में बहुत ज्यादा धुआं बढ़ जाने के कारण और गिरते हुए टेम्परेचर के कारण थोड़ी बहुत फॉग बनती है और दोनों के मिलने से, स्मोक और फॉग के मिलने से स्मोक बन जाती है, जिसकी वजह से कई सारी डिजीज हो सकती है। वहीं पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिनको CFCs भी बोला जाता है और जो नॉर्मली रेफ्रिजरेटर्स और एसीज के अंदर यूज होते हैं, इन्हीं CFCs के कारण हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक पतली सी ओजोन गैस की एक लेयर है और वही ओजोन गैस हमें सनलाइट से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। यानी कि वो जो यूवी रेडिएशंस अर्थ पे आ रही हैं उनको ओजोन गैस वहीं पे रोक लेती है और रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन इन बढ़ते हुए CFCs के यूज के कारण उस ओजोन गैस के अंदर होल हो रहा है, वो उसकी थिनिंग हो रही है, वो पतली हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी यूवी रेडिएशंस अर्थ के सरफेस पे पहुंच रही हैं और हम ह्यूमन बींग्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को काफी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उस यूवी रेडिएशंस की वजह से ह्यूमन बींग्स में स्किन कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो है आईज की प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज हो गई हैं इन अल्ट्रावायलेट रेज के कारण, जिनको ओजोन गैस रोकती है और उसी ओजोन गैस को हम ह्यूमन बींग्स खतरा पैदा कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। अब बढ़ती हुई ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ जो एयर पॉल्यूशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन अपनी लाइफ को सेव करने के लिए हमें उस एयर पॉल्यूशन के ऊपर नजर रखनी होगी और उसको रोकने का प्रयास करना होगा। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि मेनली रबर इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रीज कुछ ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें टायर्स को जलाया जाता है, रबर का काम किया जाता है और उसकी वजह से ये सारे के सारे खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। जैसे ऑटोमोबाइल से यानी कि व्हीकल्स से भी खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं, मेनली मथुरा ऑयल रिफाइनरी की वजह से ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं और उन हार्मफुल गैसेस की वजह से जब वो हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हो जाती है, यानी एटमॉस्फेयर में, एयर में फैल जाती हैं और ऊपर से जब बारिश आती है, यानी कि ये खतरनाक गैसेस जैसे SO2 और ऊपर से आने वाला पानी, और इन हार्मफुल गैसेस और पानी के मिलने से एसिड रेन बन जाती है और वो एसिड रेन जब अर्थ के सरफेस पे आके गिरती है तो अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट प्लांट्स, हम ह्यूमन बींग्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही हानिकारक वो प्रूव होती है। इसके साथ साथ मरीन एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि वो पानी जब बह के नदी नालों में जाता है तो वहां पे मौजूद मरीन एनिमल्स को बहुत ज्यादा उससे खतरा पैदा हो जाता है। तो इस एसिड रेन की वजह से मॉन्यूमेंट्स की हालत खराब होती जा रही है, यानी कि वो जो मार्बल से बनी हुई चीजें हैं वो खराब होती जा रही हैं और इसी को मार्बल कैंसर भी बोला जाता है, जो इन सभी चीजों की वजह से फैल रहा है, एसिड रेन की वजह से हो रहा है। ओजोन गैस वैसे तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, अगर यहाँ अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट होती ओजोन गैस तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन वो एक बहुत ऊंचाई पे है, अर्थ के सरफेस से लगभग 50 से 80 किलोमीटर ऊपर होती है। जो ओजोन गैस होती है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से चेस्ट के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट हो जाते हैं और हेमरेज की बीमारी भी उसके कारण हो सकती है। बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हमारे एनवायरमेंट में हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। अब ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एक्चुअली सन से आने वाली जितनी भी रेज हैं उनको अपने अंदर सोख लेती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, क्योंकि इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं।
अब देखिए, सन से आने वाले जितनी भी रेडिएशंस है उनमें से कुछ रेडिएशंस तो ओजोन के द्वारा वहीं रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं, लेकिन जो बहुत सारी सोलर रेडिएशंस अर्थ के ऊपर पहुंचती हैं उनमें से कुछ पार्ट अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसमें से बहुत सारी सोलर रेडिएशंस अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मौजूद कुछ गैसेस उन रिफ्लेक्ट की गई रेज में से कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, यानी कि वो दोबारा से अर्थ के सरफेस के ऊपर पहुंच जाती हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एक्चुअली अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो रात के समय अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल ना हो पाती। लेकिन इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है, क्योंकि बहुत सारी सन रेज यहीं पर अर्थ के सरफेस पे ट्रैप हो जाती हैं और इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। और इसी की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कुछ गैसेस की वजह से, जिनको ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है, उसकी वजह से ये फिनोमिनन होता है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इनको ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। लेकिन आज के टाइम में इन सभी गैसेस की मात्रा अर्थ के सरफेस पे बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, वाटर वेपर्स इंक्रीज हो गई हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्रीन हाउस गैसेस में से सबसे ज्यादा खतरनाक यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार फैक्टर है वो वाटर वेपर्स जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अर्थ के टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है और इन्हीं सब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा के बढ़ने के कारण अर्थ का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ज्यादा अर्थ के एग्जिस्टेंस को खतरा हो गया है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बढ़ते टेम्परेचर के कारण पहाड़ों पे मौजूद जितनी भी बर्फ होती है वो पिघल के फ्लड्स के रूप में धरती पे आ रही है, यानी कि प्लेन्स में आ रही है। पहले तो उस पिघलती हुई बर्फ के कारण बाढ़ का खतरा हो जाएगा और जब वो पूरी की पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो उसकी वजह से पानी की कमी भी हो जाएगी और सब की सब इन ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि हमारे बढ़ते हुए पॉल्यूशन के कारण होती जा रही हैं। तो इसलिए अगर हमें अपने एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को बचाना है तो इन ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर यानी पानी के बारे में। अब हमें पता है कि हमारी अर्थ का लगभग 70% हिस्सा इसी पानी की वजह से ढका हुआ है। पानी ने ही हमारी अर्थ को ढक रखा है और उस पानी में से जितना भी पानी अर्थ के ऊपर है उसमें से 70% हिस्सा ओशंस और सीज के अंदर है। ठीक है, अब जो वाटर होता है इन ओशंस के अलावा नदी नालों, लेक्स में, पॉन्ड्स में और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में प्रेजेंट है। अगर पानी की बात की जाए तो अर्थ के ऊपर पानी 3 रूपों में पाया जाता है। सॉलिड फॉर्म में जैसे कि आइस कैप्स और स्नो ग्लेशियर्स के रूप में वाटर प्रेजेंट है। लिक्विड फॉर्म में ओशंस में, लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में प्रेजेंट है। लिक्विड फॉर्म में वाटर वेपर्स की बात करें तो एनवायरमेंट के अंदर गैसियस फॉर्म यानी कि वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। बात करें अगर पानी की तो पानी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें पता है कि हमारा हर काम पानी से जुड़ा हुआ है, जैसे कुकिंग, बाथिंग, इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन, हर एक काम हमारा पानी से ही होता है। अगर बात करें ये इतना सारा, वैसे तो बहुत ज्यादा पानी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन उसमें से सिर्फ 0.006% ही फ्रेश वाटर के रूप में उपलब्ध है, जो मेनली नदियों के अंदर और अंडरग्राउंड वाटर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब वाटर आता कैसे है अर्थ के ऊपर? वाटर साइकिल की वजह से उसकी जो है एक प्रेजेंस बनी रहती है अर्थ के ऊपर। वाटर साइकिल जिसका हमें पता है कि वाटर बॉडीज में से वाटर इवेपोरेट होकर क्लाउड्स की फॉर्म में चला जाता है और क्लाउड्स में वो जो इवेपोरेटेड वाटर है यानी कि जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होके प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश के रूप में अर्थ के ऊपर आ जाते हैं और यही हमारा वाटर साइकिल कहलाता है और इसी की वजह से पानी की उपलब्धता अर्थ के ऊपर बनी रहती है। अब देखिए ग्राउंड के अंदर यानी कि पृथ्वी के नीचे, अर्थ के सरफेस के नीचे इन रॉक्स के बीच में जो पानी प्रेजेंट होता है उसको एक्विफर के नाम से जाना जाता है। लेकिन पानी जो अर्थ के नीचे प्रेजेंट है, जो वाटर टेबल के रूप में प्रेजेंट है, वो इस टाइम घटता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, पानी का यूजेज इंक्रीज होता जा रहा है। वहीं पे इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पानी को लगातार यूज किया जाता जा रहा है और उसकी वजह से पानी की फ्रेश वाटर की कमी होती जा रही है। पानी को बचाना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि पानी को जुडिशियसली यूज किया जा सके।
पानी के बारे में बात करते हुए नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन यानी कि पानी के प्रदूषण के बारे में। अब हमें पता है कि पानी के अंदर वाटर बॉडीज के अंदर भी हमने बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स और अनवांटेड सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर दिया है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। वाटर बॉडीज का कॉन्टामिनेशन, जैसे नदी नालों के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स जैसे कि लेड, कॉपर, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, निकल, जो फैक्ट्री से निकलने वाला जितना भी गंदा पानी होता है उसके अंदर ये सारे के सारे टॉक्सिक मेटल्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से नदी नालों का पानी खराब होता जा रहा है और जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है। एयर पॉल्यूशन से ज्यादा खतरनाक वाटर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसकी वजह से हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ मरीन एनिमल्स को भी बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ही खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, डायसेंट्री, जॉन्डिस, बोन डिसऑर्डर्स हो गए हैं। इसके अलावा स्किन इरिटेशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं इसी वाटर पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि जो वाटर पॉल्यूशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट करता ही है। अगर आप सोचे कि आप बहुत ज्यादा साफ पानी पी रहे हैं लेकिन उसके अंदर फिर भी बहुत ज्यादा अनवांटेड सब्सटेंसेस, बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स प्रेजेंट उसके अंदर हो सकते हैं। और क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज से निकलने वाला, हाउस होल्ड से निकलने वाला खराब पानी, सीवरेज वाला पानी, उसको डायरेक्टली नदी नालों में मिला दिया जाता है। हालांकि वो जो सीवरेज वाला पानी है उसको ट्रीट करके यानी कि पहले साफ करके फिर उसको नदी नालों में मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बिल्कुल गंदा, वो जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है, अगर वो बिल्कुल डायरेक्टली ही रिवर्स में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरा रिवर का पानी खराब हो जाता है और सारे के सारे मरीन एनिमल्स को खतरा पैदा हो जाता है। तो इसलिए उस सीवरेज वाले पानी को पहले साफ किया जाना चाहिए, उसके बाद उसको रिवर्स में मिक्स किया जाना चाहिए, ताकि हमारा जो एक्वेटिक लाइफ है वो बचा रहे, उसको कोई खतरा पैदा ना हो। पानी की मात्रा घटती जा रही है, इसलिए हमें बहुत जुडिशियसली वाटर को यूज करना होगा। उसके लिए वाटर मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स अपनाई जानी चाहिए। रेन वाटर जो हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता रहता है उसको अपनाना होगा, और इसी को वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बोला जाता है। इसकी वजह से हमारा जो घटता हुआ वाटर टेबल है उसको दोबारा से रिचार्ज किया जा सकता है। बारिश का पानी जब भी ग्राउंड के ऊपर पड़ता है तो इन मिट्टी के पार्टिकल्स में से होता हुआ नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके अंदर मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो घटता हुआ अंडरग्राउंड वाटर है वो दोबारा से बढ़ने लगता है। लेकिन अब एक तो क्या हो गया है कि जो सरफेस है उसको बिल्कुल ही सीमेंटेड किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच पाता है और वो डायरेक्टली नदी नालों में चला जाता है, जिसकी वजह से वो पानी खराब ही हो जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जैसे चेन्नई जैसा शहर जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है लेकिन फिर भी वहां पर हर गर्मी, हर समर सीजन के दौरान सूखा पड़ता है, क्योंकि वहां की पूरी लैंड सरफेस उसको पक्का किया जा चुका, सीमेंटेड किया जा चुका, मेटल्ड किया जा चुका है, जिसकी वजह से वहां पे पानी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और वहां का जो वाटर टेबल है वो दोबारा से रिचार्ज नहीं हो पाता है। पहले के टाइम में बहुत सारी ऐसे बावड़ियां बनाई जाती थी, बहुत सारे पॉन्ड्स बनाए जाते थे ताकि रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सके और आगे आने वाले टाइम के लिए उसको बचा के रखा जा सके। इसके अलावा आज के टाइम में ड्रिप इरिगेशन यूज की जाती है, जिसकी वजह से फव्वारों की हेल्प से सिंचाई की जाती है और जो वाटर है होता है वो डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स के पास पहुंचता है और वाटर का जो वेस्टेज है वो कम से कम हो पाता है। तो ऐसे कुछ अच्छी टेक्निक्स को यूज करते हुए हम अपने वाटर को सेव कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी की बहुत ज्यादा कमियां होने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। हम हमारे घरों से बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, उसमें से कुछ बायोडिग्रेडेबल होता है, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब बायोडिग्रेडेबल ऐसे वेस्ट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज किए जा सकते हैं, यानी कि कुछ टाइम के बाद वो डिकम्पोज हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, जैसे पेपर और सब्जियों और फलों के पिल्स यानी कि छिलके और बहुत सारा जो फूड मटेरियल होता है, कॉटन होता है, वूल होता है, वो सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है और खाद के रूप में जो होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत सालों के बाद यानी कि 100-200 लाखों सालों के बाद भी एज इट इज प्रेजेंट रहते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर और कुछ ऐसे टीन कैंस जो होती है वो एज इट इज होती है, यानी कि उनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। अब जितना भी गार्बेज घरों से निकलता है उसको बहुत सारे तरीकों से डिस्पोज किया जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे रिसाइकलिंग के बारे में। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उसमें से बहुत सारी चीजों को तो रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी कि फैक्ट्रीज में भेज के उनको दोबारा से नए सामान के अंदर
बनाया जा सकता है, जिसको रिसाइकलिंग बोला जाता है। जैसे मेटल्स की बहुत सारी चीजें होती है, रबर, प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें, जिनको एक बार यूज करने के बाद उनकी शेप स्ट्रक्चर खराब हो जाने के बाद उनको रीन्यू करके, उनको रिसाइकिल करके यूज किया जा सकता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी कम होगा और जो कॉस्ट इफेक्टिव चीजें भी बनती रहती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कंपोस्टिंग के बारे में, यानी कि घरों से निकलने वाले जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है उनको इकट्ठा करके अगर एक गड्ढे के अंदर दबा दिया जाए और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया जाए, तो वो जितना भी वेस्ट है वो खाद के रूप में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी नहीं फैलता है और खेतों और जमीन की जो है फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। बात करेंगे इंसिनरेशन के बारे में, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स गार्बेज प्रोड्यूस हुआ है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे जला देना, उससे बहुत कम राख प्रोड्यूस होती है और उसको इंसिनरेशन बोला जाता है। लैंडफिल्स की बात करें, जो भी गार्बेज प्रोड्यूस हुआ उसको मैनेज करने के लिए किसी भी निचाई वाली जमीन पे उसको डाल के उसको ऊपर से अगर मिट्टी से ढक दिया जाए तो वो जो जमीन है वो भी लेवल्ड हो जाती है और सारा का सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी मैनेज हो जाते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्टिंग की यूज किया जा सकता है, यानी कि खेती के कामों में प्रोड्यूस होने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर अगर रेड अर्थवॉर्म्स को अगर छोड़ दिया जाए तो वो रेड अर्थवॉर्म्स उसको एक बहुत ही अच्छी खाद वर्मी कंपोस्ट के अंदर चेंज कर देते हैं, जो फसलों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है। तो इस तरीके से सारे के सारे गार्बेज को डिस्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में। अर्थ के क्रस्ट की सबसे ऊपरी लेयर को सोयल बोला जाता है और इसी सोयल के अंदर बहुत सारे मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वाटर होता है, एयर होता है। ये जो सोयल होती है ये प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, क्योंकि इसी के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और प्लांट्स को रूट्स के द्वारा वो सारे के सारे वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। इसके अलावा मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अपने घर बना के भी रहते हैं। सोयल बनती कैसे है? रॉक्स की वेदरिंग की प्रोसेस की वजह से सोयल बनती है। रॉक्स जो टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और टाइम के साथ उनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स ऐड होते रहते हैं, जिसमें लाखों साल लग जाते हैं। बताया जाता है कि मिट्टी की 1 इंच की लेयर बनने में लाखों सालों का समय लग जाता है। तो सॉइल रॉक्स की वेदरिंग की वजह से बनती है। अब देखिए, अर्थ की अगर क्रस्ट की अगर हम इस तरीके से एक लेयर को देखें तो वहां पे हमें कुछ ऐसी लेयर्स देखने को मिलती है और इसी को सॉइल प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। सॉइल प्रोफाइल जिसको हम 3 हॉरिजोन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट हॉरिजोन होता है उसको ए हॉरिजोन बोला जाता है और ये थोड़ा सा डार्क कलर में होता है। इसी के अंदर पेड़ पौधे उगते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स और ह्यूमस पाया जाता है। यहीं से जो प्लांट्स होते हैं अपने मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वहीं पे सेकंड लेयर की बात की जाए जिसको बी हॉरिजोन और मिडल हॉरिजोन भी बोला जाता है, ये थोड़े से ज्यादा बड़े पार्टिकल्स का बना होता है। यहाँ पे मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। ए हॉरिजोन के मुकाबले बी हॉरिजोन में मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। वहीं पे बात करें सी हॉरिजोन की, जो बड़े बड़े रॉक्स का बना होता है, ये बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होता। सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर जो होती है वो ए हॉरिजोन यानी कि टॉप लेयर होती है मिट्टी की। मिट्टी के बारे में बात करते हुए हम बात करेंगे कितनी टाइप की मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटराइट सॉइल के बारे में, क्योंकि जो मिट्टी होती है हर जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं है, उसके बनने की प्रोसेस अलग है और उसकी वहां की वेदरिंग प्रोसेसेस की वजह से वो अलग अलग टाइप की होती है। जिसमें से सबसे पहली जो सॉइल होती है वो लेटराइट सॉइल के बारे में हम बात करेंगे। लेटराइट सॉइल जो बहुत ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण उसका जो एसिडिक कलर हो जाता है और रेड कलर की होती है। मेनली हमारे कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लेटराइट सॉइल पाई जाती है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि बहुत हाई रेनफॉल वाले क्षेत्रों में हाई एसिडिक नेचर की सॉइल है तो वो कौन सी सॉइल हो सकती है? तो वो लेटराइट सॉइल होती है। दूसरी बात करेंगे रेड सॉइल, लाल मिट्टी के बारे में, जिसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है, यानी कि लेटराइट सॉइल से वो कम बारिश के द्वारा सींची गई है। सैंडी होती है, थोड़ी सी क्लेई होती है और कलर उसका थोड़ा सा रेडिश होता है। रेडिश कलर किसका होता है? जहां पे आयरन की मात्रा ज्यादा होती है उस सॉइल का रेडिश कलर होता है। तीसरी मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल के बारे में बात करेंगे। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के कारण बनी बेसाल्टिक रॉक से बनी हुई सॉइल ब्लैक सॉइल कहलाती है। इसके अंदर वाटर को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है और इसके अंदर सबसे ज्यादा कॉटन की फसल को उगाया जा सकता है। क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि किस मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा कॉटन को उगाया जाता है? तो ब्लैक सॉइल के अंदर। ये क्वेश्चन में बन सकता है कि ब्लैक सॉइल के अंदर कौन सी खेती सबसे अच्छे से की जा सकती है? तो वो कॉटन की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेड डेजर्ट सॉइल के बारे में। तो ये रेड डेजर्ट सॉइल मेनली आपको डेजर्ट्स के अंदर देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा सलाइन नेचर की होती है और फर्टिलिटी इसकी नॉर्मल ही होती है। नेक्स्ट बात करें टुंड्रा सॉइल की, तो टुंड्रा सॉइल यानी कि टुंड्रा रीजन्स के अंदर पाई जाती है, एसिडिक होती है, फर्टिलिटी लो होती है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे रेड और येलो सॉइल्स के बारे में। तो ये जो होती है ये फर्टाइल सॉइल होती है, यानी कि जो आपका फॉरेस्ट वाला रीजन होता है वहां पे ये सॉइल पाई जाती है। इरोजन होने के इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन कुछ एक मिनरल्स को मिला के इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। पोडोल्स के बारे में अगर बात करें तो ह्यूमिड और लैटिट्यूड वाले फॉरेस्ट के अंदर ये वाली मिट्टी पाई जाती है। मेनली कॉनिफेरस यानी कि पहाड़ों के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। इसको भी कुछ फर्टाइल सब्सटेंसेस मिला के इसको फर्टिलिटी इंक्रीज की जा सकती है। सीरियल सॉइल्स यानी कि अनाज पैदा करने वाली मिट्टी जो हल्की लोमी और क्लेई होती है। इसके अंदर बीट और ग्राम यानी कि गेहूं और चने की खेती की जाती है। इसके अंदर भी कुछ आप फर्टाइल सब्सटेंसेस मिला के उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। मेनली यहाँ से क्वेश्चन बनता है ब्लैक सॉइल से, लेटराइट सॉइल से और रेड सॉइल से, अदरवाइज यहाँ से कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है। करेंगे सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन के बारे में। अब जैसे कि हमें पता है कि हमने बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन इंक्रीज कर दिया है। डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की काटा जाना, पेड़ों की कटाई को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ हमें ज्यादा जमीन की जरूरत है। उनके घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए जमीन की जरूरत है, तो उसकी वजह से जंगलों को काटा जा रहा है, जिसको डिफोरेस्टेशन बोला जाता है। और इसी की वजह से, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, अब पेड़ ही कट जाएंगे तो मिट्टी को पकड़ने वाला तो कोई बचा ही नहीं है। तो इस तरीके से बहते हुए पानी और बहते हुए हवा के कारण मिट्टी की ऊपर वाली फर्टाइल लेयर का उड़ जाना सॉइल इरोजन कहलाता है, जिसका सबसे मेन रीजन डिफोरेस्टेशन है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए, ग्रीन एरियाज डेवलप किए जाने चाहिए, ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहे और उसकी वजह से सॉइल इरोजन ना हो। वहीं पर मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को भी ऐड किया जाता है खेतों के अंदर। खेतों के अंदर फसल की जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने के लिए, और जो जितनी भी फसल पैदा हो रही है उसको भी बढ़ाने के लिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। अब देखिए, ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा बनाए हुए यानी कि कंपोस्टिंग के द्वारा बनाए हुए देसी तरीके से बनाए हुए खाद को मैन्योर्स बोला जाता है, और उसकी वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज होती रहती है, जिसकी वजह से वीक प्लांट्स नहीं हो पाते और अच्छे तरीके की फसल पैदा होती है। वहीं अब हम ह्यूमन बींग्स ने अपने लालच को बढ़ाने के लिए, अपनी क्रॉप्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल्स को भी मिट्टी के अंदर, फसलों के अंदर ऐड करना शुरू कर दिया, जिनको फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वहीं पे मैन्योर्स बिल्कुल देसी तरीके से यानी कि नेचुरल तरीके से बने हुए खाद को बोला जाता है। कुछ एक फर्टिलाइजर्स जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, ये सारे के सारे फर्टिलाइजर्स के नेम हैं। वहीं पे मैन्योर्स जो होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं। हालांकि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स दोनों से ही सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन मैन्योर से एक लॉन्ग टर्म में सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। वहीं पे फर्टिलाइजर्स सॉइल के लिए हानिकारक होते हैं और अल्टीमेटली हमारी ही बॉडी में एंटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा डिजीज हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में, जमीन के बारे में, पृथ्वी के बारे में। लैंड जो होती है जिसके ऊपर सारी की सारी वेजिटेशन पाया जाता है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, और सारी की सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसी रिसोर्स, लैंड रिसोर्स के ऊपर होती है। यानी कि हम खेती उसके ऊपर करते हैं, हम रहते हैं उसके ऊपर है, सारी की सारी हमारी इंडस्ट्रीज, रोड, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, हर चीज हमारी सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी लैंड रिसोर्स से जुड़ा हुआ है। और ये जो लैंड रिसोर्स है बिल्कुल फाइनाइट यानी कि लिमिटेड है, और इसको जुडिशियसली यूज किया जाना चाहिए। अगर लैंड रिसोर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर जितनी भी लैंड मौजूद है उसमें से 43% लैंड के ऊपर प्लेन्स मौजूद हैं। और अगर बात कर ली जाए तो इंडिया की जितनी भी जमीन है उसके 27% हिस्से पे माउंटेन्स और 30% हिस्से पे प्लेट्यूज बने हुए हैं। और यही जो लैंड है ये हमारे सारे के सारे काम के अंदर आती है। इंडस्ट्रीज यहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है, कम्युनिकेशन यहाँ पे, सेटलमेंट्स यहाँ पे, सारे के सारे मिनरल्स भी यही इसी लैंड के अंदर पाए जाते हैं। तो बिल्कुल जुडिशियसली इसको यूज किया जाना चाहिए। रिसोर्सेज के बारे में बात करते हुए हम बात करेंगे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, क्योंकि लैंड से ही सारे के सारे मिनरल्स मिलते हैं, और वही मिनरल्स जो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट, मिका, कॉपर और गोल्ड, ये सारे के सारे मिनरल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। मिनरल्स की अगर बात की जाए तो जो मिनरल्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जैसे कि उनमें शाइन होती है, स्ट्रेंथ होती है, हार्डनेस होती है, यानी कि मेटल जैसे लोहा होता है, गोल्ड होता है, कॉपर होता है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जिनके अंदर पाई जाती है वो मेटालिक मिनरल्स कहलाते हैं। और ये जो होते हैं अर्थ के क्रस्ट में मिनरल ऑर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, और यही मेटल्स जो बाद में इनको साफ करके वायर्स, शीट्स और प्लेट्स की फॉर्म में इनको
कन्वर्ट किया जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, जिंक, लेड, टिन, ये सारे के सारे मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं। वहीं पे नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, यानी कि वो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस, कार्बोनेट और जो बहुत सारे अदर दूसरे मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स या नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। बहुत सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, जैसे लाइमस्टोन, एंटीमनी, मिका और जिप्सम के सॉल्ट्स पाए जाते हैं। सारे के सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, इनके अंदर से नॉन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मिनरल रिसोर्सेज बिल्कुल ही लिमिटेड हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस होनी चाहिए जिनकी वजह से इन मिनरल्स को रिसाइकल करते रहना चाहिए और जुडिशियसली इनको यूज करना चाहिए। मिनरल्स के बारे में बात करते हुए हम बात करेंगे आयरन यानी लौह अयस्क के बारे में। तो देखिए, ये जो आयरन ओर है ये हमारी कंट्री के लिए यानी किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही बेसिक चीज होती है, एक बैकबोन की तरह काम करती है। कोई भी जो इंडस्ट्रीज होती है वो मेनली आयरन से ही चलती है, क्योंकि जितनी भी मशीनरी बनती है वो सारी सारी आयरन से ही बनती है। तो आयरन को एक बैकबोन कहना बहुत अच्छा रहेगा। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा आयरन की ओर्स हैं, जिनमें से बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन भी पाया जाता है। इंडिया के अंदर देखें तो अगर हम जो फाइनेस्ट टाइप का आयरन होता है, जो मैग्नेटाइट होता है, जिसके अंदर 70% आयरन के कंटेंट होते हैं, वहीं पे अगर हम बात करें जो मैग्नेटाइट होता है वो सबसे अच्छे टाइप का लोहा होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसको मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो जो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट के अंदर 50 से 60% आयरन के कंटेंट्स पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि आयरन ओर्स हमारे इंडिया में कहां-कहां पाए जाते हैं। पहले हम बात करेंगे ओडिशा झारखंड बेल्ट के बारे में, जहां पे ओडिशा के अंदर जैसे बादाम पहाड़, मयूरभंज और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट्स में आयरन ओर्स पाए जाते हैं। वहीं पे सिंहभूम झारखंड और गुआ नावमुंडी के अंदर भी बहुत ज्यादा आयरन ओर्स पाए जाते हैं। उसके अलावा आयरन ओर्स दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, जहां पे हेमेटाइट का बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर पाया जाता है। बेलाडिला हिल्स जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे वर्ल्ड फेमस प्रीमियम क्वालिटी का जो आयरन ओर है वो पाया जाता है। इसके अलावा 14 और मेजर डिपोजिट्स है जहां पे बहुत अच्छी किस्म का आयरन और प्रोड्यूस किया जाता है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट के बारे में बात करें तो गोवा और महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत ज्यादा अच्छी किस्म का जो आयरन ओर है वो पाया जाता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आयरन पाया जाता है। इसके अलावा जो मारमा गांव पोर्ट है गोवा के अंदर, उसको मेनली आयरन एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर बेल्ट के बारे में बात करें जो कर्नाटक के अंदर है, जहां पे केदुमुख के अंदर बहुत अच्छी माइंस पाई जाती हैं। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स के अंदर भी आयरन के ओर्स पाए जाते हैं, जहां से 100% एक्सपोर्ट क्वालिटी का आयरन और प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ से क्या होता है कि जो आयरन ओर उसको स्लरी की फॉर्म में यानी कि ऐसे कुछ जेली जैसे फॉर्म में आयरन ओर को निकाला जाता है और मैंगलोर पाइपलाइंस के द्वारा उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ से हमने जाना कि मेनली कहाँ कहाँ पर आयरन ओर्स पाए जाते हैं, सबसे अच्छी किस्म का जो लोहा होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे और उस पार्ट के अंदर हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस वीडियो के अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड पार्ट।